Welcome student, myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor in Department of Chemistry at Swami Vivekanand Government College, खितड़ी। और चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं एसिड एंड बेसिस। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ब्रॉन्स्टन-क्लोरी सिद्धांत के बारे में। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टन-क्लोरी सिद्धांत के अनुप्रयोग, उनकी यूटिलिटी क्या है, किस तरह से उनको हम बता सकते हैं। ये हम जानते हैं कि ब्रॉन्स्टन-क्लोरी सिद्धांत के अनुसार किसी अम्ल की प्रबलता उसके प्रोटॉन देने की क्षमता पर निर्भर करती है। जितनी अधिक मात्रा में कोई अम्ल प्रोटॉन देगा उसकी प्रबलता हम उतनी ही अधिक मानते हैं। और सेम बात क्षार के लिए है। क्षार में प्रोटॉन ग्रहण करने की जितनी प्रवृत्ति अधिक पाई जाएगी वह उतना ही प्रबल क्षारक होगा। तो अम्ल क्षार की प्रबलता के अकॉर्डिंग हम उनके जो डिसोसिएशन कांस्टेंट हैं उनको Ka और Kb में डिवाइड करते हैं। Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये हो गया हमारा एसिड के लिए, Kb हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा बेस के लिए। तो इन्हीं के अगर मान बहुत ज़्यादा होते हैं तो कहते हैं कि जो उनका आयनाइजेशन है वो उतना ही अधिक हुआ है। उसके अलावा भी बता सकते हैं। तो यहाँ इनके अनुप्रयोगों में हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं विलयनों के पीएच की गणना कैसे होगी। मान लो हमने कोई सॉल्यूशन लिया है, उसमें हमारे पास दुर्बल अम्ल का जलीय विलयन है, ठीक है। ये हमने ए लिया एसिड, एक्वस सॉल्यूशन में लिए हैं, तो इसके कंपैरिजन में वाटर हो गया हमारा बेस। एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन आयन दे सकता है, तो एसिड ने हाइड्रोजन आयन देकर ये कन्वर्ट हो गया बेस में। एसिड 1 है तो ये इसका बेस 2 हो गया। इसी तरह से वाटर जिसको हम बेस मान रहे हैं वो हाइड्रोजन आयन लेकर हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे एसिड 2। अब इनके लिए वियोजन स्थिरांक की हम बात करते हैं, तो इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, तो हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है कि वो हुआ जो राइट साइड में वैल्यूज़ हैं बेस बी और एसिड हाइड्रोनियम आयन H3O+, ये हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। तो इनको हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के आधार पर हम बताते हैं और इनकी वैल्यूज़ भी उनके डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग पता चल सकती हैं। तो H3O अम्ल का वियोजन स्थिरांक अगर हम अलग से निकालते हैं तो H3O एसिड है क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन दे सकता है। इसका एक्वस सॉल्यूशन लेने पर ये हमारे पास हुआ H2O, ये हो गया बेस। H3O+ हाइड्रोनियम आयन है जो कि हाइड्रोजन देकर कन्वर्ट हो जाएगा H2O बेस में, और जो H2O बेस था पहले वो हाइड्रोजन आयन लेकर हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम H3O के लिए अम्ल का वियोजन स्थिरांक निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको हमने लिखा है B1, ये हो गया हमारा H3 हो तो ये हो गया A2, और यहाँ पर H2O उसको हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये वियोजन स्थिरांक हो जाएगा H3O के लिए। अब इन वैल्यूज़ को हम H3O की जगह पुट कर सकते हैं, तो इस तरह से इनका वियोजन कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें दुर्बल अम्लों की वियोजन कांस्टेंट के लिए क्या होता है, अम्ल जिनकी प्रोटॉन दाता क्षमता जल से अधिक होगी। दुर्बल अम्ल हैं फिर भी इनकी जो प्रोटॉन देने की क्षमता है वो जल से अधिक होगी, क्योंकि इसके कंपैरिजन में हम जल को बेस मानते हैं। तो इसके लिए जो पीएच वैल्यूज़ होंगी, पीएच होगी हाइड्रोजन आयन के लिए 1/2 pKa माइनस 1/2 log C, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद सेम चीज़ हम कर सकते हैं क्षारों के लिए। तो जब क्षार की हम बात कर रहे हैं तो pH जो इसका हम निकाल रहे हैं उसके लिए हो जाएगा ये 7 प्लस 1/2 pKa प्लस 1/2 log C, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हो जाएंगी। pKw हमें पता है इसकी वैल्यू 14 होती है। क्यों होती है, Kw वाटर के लिए कांस्टेंट है और इसका जो pK वैल्यू है वो वाटर के लिए किस तरह से निकलेगा,
हाइड्रोजन आयन के लिए प्लस हाइड्रोक्सिल आयन के लिए। तो इसके लिए ये हमने निकाला एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस तरह से दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल के जो जलीय विलयन है उनके लिए हम पीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं। बफर विलयनों की पीएच का परिकलन, दुर्बल क्षार के लिए पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं, दुर्बल अम्ल के लिए निकाल सकते हैं, उसके अलावा बफर सॉल्यूशंस के लिए भी निकाल सकते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? उसमें अम्ल व क्षार दोनों होते हैं, दोनों से मिलके बना होता है। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं दुर्बल अम्ल और उसका संयुग्मी क्षार। तो ये हमें पता है, अगर अम्ल दुर्बल है तो उसका संयुग्मी क्षार क्या होगा? प्रबल होगा। उन दोनों से जो बना होगा वो बफर सॉल्यूशन। जल से बफर संयुग्मी अम्ल क्षार प्रोटॉन स्थानांतरण समय में हिस्सा लेते हैं। हमने मान लिया कि जल ले लिया, उससे क्या होगा? जो बना हुआ जो बफर सॉल्यूशन है वो जो जल से प्रबल संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म प्रोटॉन स्थानांतरण साम्य है उसमें हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर जो वाटर है वो एक मीडियम का काम कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ एक रिएक्शन दिखा रहे हैं। हमने लिया एक सोडियम एसिटेट और एक लिया हमने एसिटिक एसिड। ये दोनों लिए, क्यों लिए? एक तो हमने इसमें वीक एसिड लिया है जो कि हमारा एसिटिक एसिड है, उसके साथ एक हमने क्या किया, जो वीक एसिड है उसका हमने पहले कॉन्जुगेटेड बेस बनाया। कॉन्जुगेटेड बेस हमारा हो गया CH3COO नेगेटिव। ठीक है, ये क्या करेगा? अगर हम इसके रिएक्शन NaOH से करवाते हैं तो जो NaOH है वो एज ए क्षार है इसके कंपैरिजन में जो है, तो इसका सोडियम आयन के साथ एज ए सॉल्ट बना लेता है। तो हमने एक सॉल्ट लिया और एक हमने ले लिया वीक एसिड। तो ये हो गया हमारा एसिड, एसिटिक एसिड। इसका अगर हम आयन में कन्वर्ट करते हैं तो ये बेस है, और यहाँ पर जैसे ही जो हाइड्रोजन है उसकी शिफ्टिंग होगी, कहाँ शिफ्टिंग होगी? एसिड से बेस की तरफ, और यहाँ पर वाटर एज ए मीडियम वर्क कर रहा है। तो हमारे पास दोनों तरफ एसिटिक एसिड भी है, दोनों तरफ एसिटेट आयन भी है। इन दोनों में उसमें क्या हो रहा है? इस युग्म में प्रोटॉन स्थानांतरण हो रहा है। जैसे कि हमने लिखा था, जल से प्रबल संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म प्रोटॉन स्थानांतरण साम्य में हिस्सा लेते हैं, परंतु यहाँ पर वाटर रिएक्शन में काम नहीं कर रहा है, वो एज ए मीडियम ही वर्क करता है। इस अभिक्रिया के लिए अगर हम निकालते हैं पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू कैसे होगी? pKa, क्योंकि एसिड के लिए निकाल रहे हैं, प्लस लॉग और संयुग्मी क्षार अपॉन संयुग्मी अम्ल, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अगर हम निकाले POH, मतलब क्षार के लिए हम निकाल रहे हैं, तो pKa की जगह हो जाएगा pKb प्लस लॉग में ऊपर संयुग्मी अम्ल हो जाएगा अपॉन नीचे संयुग्मी क्षार हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। ये हेंडरसन इक्वेशंस के नाम से जानी जाती हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? बफर सॉल्यूशन के लिए, दुर्बल अम्लों के लिए, दुर्बल क्षारों के लिए हम इनकी वैल्यूज़, जो पीएच वैल्यूज़ हैं, वो हम निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अलग अलग तंत्र के दुर्बल क्षार व दुर्बल अम्ल। अभी तक क्या था? जिस तंत्र का हमने अम्ल लिया उसी का ही हम क्या कर रहे थे? सॉल्ट ले रहे थे। तो जो हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो रहा था वो उसी जो अम्ल है या उसी क्षार है उन्हीं के सॉल्ट और आयन में वाटर एक्सचेंज हो रहा था। परंतु इसकी जगह अगर हम ऐसा करते हैं कि जो तंत्र है वो डिफरेंट लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वाटर अभी भी हम ले रहे हैं, तो वाटर के सापेक्ष अधिक सामर्थ्य किस तरह से निकालेंगे? हमने लिया A1, एक एसिड जो हाइड्रोजन आयन दे सकता है, वो हमने लिया अमोनिया। B1, ये हमने लिया कोई ऐसा बेस जो कि हाइड्रोजन आयन ले सकता है, तो यहाँ पे हमने लिया एसिटेट आयन। फिर एसिटेट आयन जो बेस है वो
अमोनियम आयन से हाइड्रोजन लेकर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो अमोनियम आयन है वो अपना हाइड्रोजन आयन देकर वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हुआ क्या, इस तरह से हमने अलग अलग सिस्टम लिया, इन अलग अलग सिस्टम में हमने एसिड और बेस लेकर इनकी अभिक्रिया करवाई। यहाँ अगर हम पीएच निकालना चाहें तो ये होगा, यहाँ एसिड भी है बेस भी है, दो सिस्टम है, तो पीएच के लिए 1/2 pKa1 फर्स्ट एसिड के लिए, 1/2 pKa2 सेकेंड एसिड के लिए, प्लस 1/2 log B2 अपॉन ये हो गया हमारे पास A। तो B2 हमारे पास है क्षार जो संयुग्मी क्षार है और A है हमारे पास संयुग्मी अम्ल जो कि हमने ऊपर भी इसी तरह से शो कर रखा था। तो अलग अलग तंत्र के लिए भी हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के विभिन्न यौगिकों के अम्लीय व क्षारीय गुणों की आवर्तिता। पीएच वैल्यूज निकाल ली। सेकंड पॉइंट आया कि जो आवर्त सारणी में अलग अलग यौगिक हैं उनके अम्लीय व क्षारीय गुण किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट है हाइड्रो अम्लों में आवर्तिता। तो हाइड्रो अम्ल कौन से हैं? आवर्त में जो अधातुएं हैं, अधातुएं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फीन, सल्फर, क्लोरीन, इन सब के अगर हाइड्रो अम्ल्स बनाए जाएं तो उनका सामर्थ्य किस तरह से बढ़ेगा। हाइड्रो अम्ल का मतलब है इन सभी का हाइड्रोजन के साथ जो भी मॉलिक्यूल हैं जैसे मीथेन, अमोनिया, वाटर, ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन फ्लोराइड, और सेकंड उसमें हो गया फॉस्फीन, और ये हो गया हमारे पास सल्फर, और उसके अलावा ये क्लोरीन के साथ है हमारे पास HCl, तो H2S गैस हो गई, HCl हो गया, फॉस्फीन हो गया। तो इन सब में जब हम देखते हैं कि बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो सामर्थ्य का मान बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा इन धातुओं में जो हाइड्रो अम्ल है उनका सामर्थ्य HF में सबसे ज़्यादा है, इसी तरह से HCl में भी सबसे ज़्यादा है। परंतु इन्हीं अम्ल के जो संयुग्मी क्षार हैं, संयुग्मी क्षार भी उसी तरह से होंगे। HF में इजीली हाइड्रोजन आयन रिमूव हो सकता है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो संयुग्मी क्षार है फ्लोराइड आयन सबसे स्ट्रॉन्ग संयुग्मी क्षार होगा। ऐसे ही जो मीथेन है वो हमारे पास एक तरह से वीक एसिड है, तो उसका संयुग्मी क्षार है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो हमने पहले टेबल में भी पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ग में हाइड्रो अम्लों का सामर्थ्य। ये अभी हमने आवर्त में देखा, वर्ग में हम देखते हैं। वर्ग में हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेनिक का हाइड्राइड, और ये हमारे पास एंटीमनी, आर्सेनिक, इन सब के जो भी हाइड्राइड्स हम देखते हैं तो ये क्षारीय होते हैं, परंतु जो क्षारीयता का जो सामर्थ्य है वो क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। वर्ग में हाइड्रो अम्ल का सामर्थ्य बढ़ता है, तो जो ऊपर वाले जो होंगे उनका डिक्रीज होगा। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये सामर्थ्य इंक्रीज हो रहा है। क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, साइज बड़ा होता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, साइज बड़ा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है। इसी वजह से जो इनका सामर्थ्य है वो वर्ग में बढ़ता है। उपरोक्त क्रम आबंध में ये जो आबंध है ये ऊर्जा पर निर्भर करता है तथा जो संयुग्मी क्षार है वो इससे रिलेटेड होते हैं, इसके स्थायित्व को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सी अम्लों की तुलनात्मक शक्तियों का निर्धारण। अब जब ऑक्सी अम्लों की हम बात करते हैं तो ऑक्सी अम्लों में हम देख सकते हैं कि हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे, सब में हाइड्रोजन कॉमन है, सब में हमारे पास जो ये है क्लोरीन है वो भी कॉमन है। ऑक्सीजन इन सब में अलग अलग है, फर्स्ट मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन, फिर 2, 3, 4। इसके आधार पे क्या किया हमने, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली।
ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं सेंट्रल एटम की, जो हम मान रहे हैं क्लोरीन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी है +1 +3 +5 +7। तो जैसे जैसे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ रहा है, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, हम इनका जो क्षमता है, सामर्थ्य है, उसका भी निर्धारण कर सकते हैं। वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आयनन विभव भी इनका चेंज होता जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग। सेकेंड एग्जाम्पल जब हम ले रहे हैं तो हमने लिया H2SO3 और H2SO4, सल्फ्यूरस अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। इन दोनों में सल्फर हमारा सेंट्रल एटम है। ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए +6 है और सल्फ्यूरस के लिए +4 है। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा उनकी ऑक्सी अम्लों की जो शक्तियों का निर्धारण है या तुलनात्मक शक्तियाँ हैं वो ज़्यादा होगा, आयनिक विभव का मान भी ज़्यादा होगा। यही हम देखते हैं। ये हमने लिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और एक हमने लिया वाटर। तो ऑक्सीजन के लिए इसका मान हो गया -2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के लिए वैल्यू है -1। तो इसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के लिए ये मान ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगर हम जो हमने ऊपर लिए ऑक्सी अम्ल लिए, इन्हीं के ही अगर हम आयन लेते हैं तो आयन लेने की कंडीशन में क्या होगा, ये हम देख सकते हैं। ये हमने लिए क्लोरेट आयन, इन सब के आयंस लेने पर ये उन्हीं के संयुग्मी क्षार हैं। तो संयुग्मी क्षार में भी इसी क्रम में इनका स्थायित्व इंक्रीज होता है, परंतु इनका जो बेस है स्ट्रॉन्ग या वीक होना वो उनके जस्ट अपोजिट होगा। ClO4 नेगेटिव, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है, उसका जो ये है सबसे वीक बेस होगा। वीक होने का रीज़न क्या है, इनका दे हैव लार्जर नंबर ऑफ लॉन ऑक्सीजन एटम फॉर पार्टिसिपेशन इन एक्सटेंशन। तो इनके पास ऑक्सीजन है, उनकी संख्या ज़्यादा होती है जिन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो एक्सटेंडेड जो पाई बॉन्ड है उनमें पार्टिसिपेट इजीली कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे हम इनके स्थायित्व को बताते हैं। नेक्स्ट है आयनिक विभव का अधिक ऋणात्मक मान। हमने ये कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे ही इनका आयनिक विभव होता है। तो आयनिक विभव का जितना ज़्यादा ऋणात्मक मान होता है ऑक्सी अम्लों के लिए, तो वो ऑक्सी अम्लों की प्रोटॉन त्यागने की क्षमता को कम करता है। जितना ज़्यादा नेगेटिव मान होगा ऑक्सी अम्ल उतना इजीली प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो आयनिक विभव का मान कैसे बढ़ता है, जितना ज़्यादा ऋण आवेश बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा उनका जो ये मान है वो कम होता जाएगा। तो आयनिक विभव को हम निकाल सकते हैं नेगेटिव चार्ज अपॉन ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। तो इस तरह से ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे, ये जो हमने ऊपर ऑक्सी अम्ल लिए थे उन ऑक्सी अम्लों का हम देखते हैं। HClO4 इसके लिए चार्ज है -1, तो हम चार्ज लिख सकते हैं -1 अपॉन इनका ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो इसके लिए वैल्यू ही -1। बट HClO4 के लिए ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी -1, क्योंकि एक ही चार्ज होगा इसमें ऋणावेश अगर इसका आयन बनाते हैं, परंतु ऑक्सीजन है वो 4 है तो -1/4। तो इस तरह से इनके आयन विभव का हम गणना कर सकते हैं और इस गणना के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि इनका किस तरह से आयनिक विभव निकाला जा सकता है, किस तरह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं। इन सब की गणना इनसे की जा सकती है।